आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आज हम बात करते हैं पैरागोगी सेक्शन हिंदी का। 15 क्वेश्चन आता है, 15 आपका गद्यांश से रहता है, चाहे वो कहानी से हो या चाहे वो आपका पोएम से हो, और 15 जो होता है वो आपका पैरागोगी पार्ट होता है। तो हम आज 30 क्वेश्चन का बात करेंगे हिंदी पैरागोगी का। तो अगर हम पहला क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्वेश्चन कहता है, आप हिंदी अध्यापक हैं, आप हिंदी अध्यापक हैं और आपकी नियुक्ति पंजाब में किसी प्राथमिक विद्यालय में होती है। अब चूंकि आप अस्थाई भाषा नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें कह रहा है कि किसी हिंदी भाषा क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए आवेदन कर देना चाहिए, अंग्रेजी में संप्रेषण करना चाहिए या समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बच्चों की भाषा को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए और शिक्षण आरंभ करना चाहिए। सही बात है। अगर ऐसी बात है तो मान के चलिए फिर तो पंजाब में कोई नौकरी करने के लिए ही नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप एक हिंदी अध्यापक हैं, अगर वहाँ के बच्चों को मतलब कि आपकी नियुक्ति पंजाब में प्राथमिक विद्यालय में हुई है और आप अस्थाई भाषा नहीं जानते, आपको मतलब पंजाबी नहीं आता है, तो उस समय आप क्या करेंगे। उस समय आप यही करेंगे कि बच्चों की जो भाषा को है ना एक संसाधन के रूप में आप प्रयोग करेंगे और शिक्षण आरंभ करेंगे। ये नहीं कि आप पीछे कदम खींच लेंगे या उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे या बच्चों को आप कहेंगे कि समुदाय को कहेंगे कि हिंदी सीखने के लिए। ऐसा नहीं है। आप एक संसाधन के रूप में उसका प्रयोग करके शिक्षण आरंभ करेंगे। ठीक है। तो आपका पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही है, जो बच्चों के हित में हो। ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हालांकि वह वयस्क यह सहपाठी के मार्गदर्शन में लिख लेती है, इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। देखिए, इस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे हम। हालांकि वो वयस्क या सहपाठी के मार्गदर्शन से मतलब कोई बच्चा है, वो कुछ लिख रहा है, उसको कठिनाई हो रही है लिखने में, लेकिन सहपाठी के हेल्प से वो क्या कर रहा है, वो चीज़ों को लिख लेता है। तो आप इस तरह के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। इस तरह के मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। आप पढ़ चुके हैं ना, किस में पढ़ चुके हैं, वाइगोस्की में बताया ना कि MQ, उसके बाद आपका स्कैफोल्डिंग। हाँ, वाइगोस्की ही तो बात कर रहा है आपका कि हम समाज में रह के चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, हम स्कैफोल्डिंग की मदद से मार्गदर्शन को कहेंगे। इस प्रकार के हम मार्गदर्शन को क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भाषा अर्जन केवल तभी घटित होता है जब बच्चों को पठन के अवसर दिए जाएं, या बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाएं, या बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए, या बच्चों को अनुवाद करने का अभ्यास कराया जाए। कह रहा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, भाषा सीखना केवल तभी घटित होता है, भाषा मतलब बच्चा तभी सीख सकता है, हम उसको मतलब पठन का अवसर देंगे, ऐसा है क्या, या हम उसको व्याकरण का नियम सिखाएंगे। बच्चा क्या अपने घर में व्याकरण के नियम से भाषा बोलता है, कुछ भी बोलता नहीं ना। तो और उसके बाद यहाँ कह रहा है कि बच्चा को हम अनुवाद करने का अभ्यास सिखाएंगे तभी वो भाषा सीख सकता है क्या। ऐसा नहीं है। बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए, एक्सपोजर दिया जाए। कहते हैं ना कि बच्चा जब कहते हैं ना घर से बाहर निकलेगा तब ना बच्चा मतलब कुछ सीखेगा, कुछ जानेगा, माहौल को देखेगा कैसा क्या है। तो सेम वही चीज़ है, भाषा में भी बच्चों को भाषा का परिवेश दिया जाए तभी वो सीखता है। आप जिस माहौल में जाएंगे आप वैसा ही सीखेंगे। माहौल का असर बहुत पड़ता है, ये जान लीजिए आप। कहते हैं ना, एक टोकरी में अगर सब अच्छा फल है, एक सड़ा हुआ रख दीजिए तो वो सड़ा हुआ वो सारे टोकरी को सड़ा देता है फल को। तो वही चीज़ है, अगर बच्चा कहीं जाता है, आप बिहार में हैं या आप सही वहीं पे आप चले जाइए दिल्ली या बेंगलोर, तो देखिएगा बच्चे का बोलने का जो टोन है ना वो बदल जाता है। वही चीज़ है, परिवेश दिया गया तभी ना वो सीखा। तो वही चीज़ है। 3 का जो है ऑप्शन सी आपका
सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। देखिए कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है, मुख्य बात कर रहा है कि आखिर कौन सा जो ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा सही है। अगर हम पहला ऑप्शन का बात करेंगे, यह सत्र के लिए शैक्षणिक गतिविधि का योजना है, ठीक है। या हम ये बात करेंगे पाठ्य पुस्तक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है, या ये पाठ्य चर्चा में उल्लिखित उद्देश्यों से प्राप्त करने में सहायता करती है, या पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी तो आपका नहीं होगा, ठीक है। ये पाठ्य पुस्तक का स्थान नहीं ले सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप इसमें बात करेंगे, बोलिए क्या होगा इसमें, पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सा क्या कह रहा है। ये आपको कह रहा है कि ये पाठ्य चर्चा में उल्लेखित, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, ये पाठ्य चर्चा में उल्लेखित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। क्या, कौन सा कथन पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। ऐसा नहीं है कि ये शैक्षणिक गतिविधि का योजना है, पाठ्य पुस्तक अध्यापक या विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री। ऐसा नहीं है कि एक बस किताब ही एक महत्वपूर्ण सामग्री है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है महत्वपूर्ण सामग्री, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ है। एकमात्र, देखिए यहाँ ये जो वर्ड का है ना, वनली मतलब एकमात्र है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, 4 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। देखिए आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे ना, आपको दिखेगा ऑप्शन में कि आप जब बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव क्या है बच्चों के लिए सही, तो वो खुद आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, और जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा उसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ना, तभी आप देखिएगा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे। और अभी फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, जो अच्छा खासा टाइम है, आप बेहतर तरीके से मेहनत करिए और अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5 नंबर आपका क्या कहता है, 5 नंबर आपका कहता है कि आप कक्षा 5 के अध्यापक हैं, ठीक है। आपने विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री की अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए कहा है। उसके बाद आप संदर्भ और प्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आप विद्यार्थी को किस तरह के पठन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि आप कक्षा 5 के अध्यापक, देखिए कक्षा 5 की बात कर रहा है, ठीक है, कक्षा 5 की बात कर रहा है। जो इसमें हम कह रहे हैं ना, देखिए एक है गहन पठन, या विस्तृत पठन, या बारीकी से पठन, या सरसरी तौर से पठन। तो इसमें हम जो कहते हैं बच्चों को, जो जिस पठन का प्रोत्साहित कर रहे हैं बच्चों को, वो हम प्रोत्साहित कर रहे हैं किसके लिए, गहन पठन के लिए। ये गहन पठन आपका होता क्या है, बोलिए। गहन पठन आपका होता है कि विषय वस्तु का अर्थ गहन समझ विकसित करने का एक तरीका है। मतलब कि हम विषय वस्तु के बारे में अच्छे से समझ रहे हैं, और ये गहन पठन हम उसी को कहते हैं कि अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं, विश्लेषण करने और उसकी विषय वस्तु, मतलब कोई क्वेश्चन है उसको अच्छे से विश्लेषण करने में, ठीक है, और उसके बाद क्या विषय वस्तु का अर्थ गहन करने में, ठीक है, अच्छे से समझ विकसित करने में। तो ये चीज़ आपका क्या आता है, गहन पठन में। मतलब 5 का जो है ऑप्शन ए आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी पाठ्य सामग्री, ठीक है, किसी पाठ्य सामग्री के विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का कौशल खाली जगह बोध है। क्या बोध है, देखिए बोलिए। कह रहा है आपको वैश्विक या स्थानीय या निष्कर्षणात्मक या आपको मूल्यांकन परक, क्या कह रहा है बोलिए। अगर इसमें आप देखिएगा, आपको जो नॉर्मल किसकी बात कर रहा है कि किसी पाठ्य सामग्री की से विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ्य सामग्री को पढ़ाने का कौशल खाली जगह बोध है, ठीक है। किसका है बोलिए। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका किसका होता है, स्थानीय बोध होता है। कहने का मतलब है लोकल जो कम्प्रीहेंशन होता है ना, उसकी बात कह रहा है, ठीक है। जहाँ क्या होता है हम कि जहाँ पाठक पाठ
के छोटे छोटे क्या करते हैं हिस्सों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है, या विशिष्ट जानकारी केंद्रित करके विशिष्ट जानकारी हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जहाँ पठन पाठन में के छोटे छोटे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करके हम क्या करते हैं, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करते हैं या उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे हम तथ्यों को जान रहे हैं कि क्या कह रहा है, या हम उसकी परिभाषा को जान रहे हैं, या उस चीज़ में जो है उस मतलब पाठ्य सामग्री को पढ़ने में जो हमको मुख्य बिंदु निकालना पड़ता है, ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ये आपका क्या होता है, अस्थाई, मतलब अस्थाई कहने का मतलब है लोकल, हम कह सकते हैं, ठीक है। लोकल कंप्रीहेंशन, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। ये तो आपका हो गया वैश्विक जो आपका हो गया, वो आपका क्या होता है, ग्लोबल कंप्रीहेंशन होता है, ठीक है। और बाकी मूल्यांकन से कर नहीं सकते, एवल्यूशन हो गया, ठीक है ना, इसका आत्मक से भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है आपका लोकल कंप्रीहेंशन होता है, स्थानीय होता है। 5-6 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्याकरण पढ़ाने का निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले, देखिए क्या कह रहा है, ये वर्ड देखिए, मतलब निगमनात्मक उपागम अनुशंसा करता है कि हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, है ना। अगर आप निगमन विधि की बात करेंगे, अगर हम यहाँ पे बात करें, निगमन विधि की बात करेंगे, निगमन विधि में जो है ना पहले क्या होता है, नियम प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसमें हम पहले क्या करते हैं, नियम जानते हैं किसी भी चीज़ का, क्या करते हैं, नियम जानते हैं। फिर उसके बाद हम उसे उदाहरण देकर सत्यापित करते हैं, उदाहरण देकर फिर उसके समझते हैं। नियम जानते हैं, फिर हम उसके बाद उदाहरण देकर समझते हैं, फिर उदाहरण देकर समझते हैं। इसी में एक विधि है आपका, क्या है, आगमन विधि है। अगर हम आगमन विधि की बात करेंगे, आगमन विधि में क्या होता है आपका, पहले हम उदाहरण देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम नियम निकालते हैं। इसमें पहले क्या होता है, उदाहरण देते हैं, उदाहरण देकर समझते हैं, फिर नियम निकाले जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, निगमन विधि, और यहाँ इसी का बात कर रहा है। तो अगर हम 7 का देखेंगे तो 7 का जो है क्या होता है, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। इसमें कह रहा है नियम प्रस्तुत करने चाहिए, पहले नियम, फिर उसके बाद हम क्या उस चीज़ों का उदाहरण देकर समझेंगे। और आगमन विधि में क्या होता है, पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर नियम निकाले जाते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका। देखिए क्या कह रहा है कि तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका। तो इसमें पहला ऑप्शन है विश्लेषण करना, या व्याख्या करना, या निष्कर्ष निकालना, या पाठ्य सामग्री का विस्तार, ठीक है। तो अगर आप इसमें बात करेंगे तो इसमें हम जो है 8 नंबर में हम क्या कह सकते हैं, 8 में जो हम कह सकते हैं पाठ्य सामग्री का विस्तार। कहने का मतलब है तथ्यों से कहीं आगे जाकर। देखिए जब हम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे, कोई चीज़ जब हम बेसिक क्लास में पढ़ते हैं तो कोई चीज़ छोटा होता है, वो किसी चीज़ के बारे में अगर मान के चलिए एसिड के बारे में अगर 5-6 क्लास की हम बात करें, तो अगर 6 या 7 की बात करें तो छोटा सा बस एक
लाइन का डेफिनेशन या 2 लाइन का डेफिनेशन, लेकिन वही एसिड को जब हम क्लास 10 में जाके पढ़ते हैं तो चीज़ें विस्तार हो जाती है। वही चीज़ हम जाके जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो चीज़ें बढ़ जाती है। तो यही चीज़ कह रहा है, तथ्यों से कहीं आगे जाकर अनुमान लगाने का तरीका क्या था, हम अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब कि आगे ऐसा हो सकता है। बोलता है ना टीचर कि अभी इसके बारे में बस थोड़ा सा आपको हिंट दिया गया, आगे आप इसके बारे में और अनुमान लगाइए और पढ़िए क्या हो सकता है। तो इसमें वही चीज़ कह रहा है कि जानकारी के आधार पर उनसे आगे जाकर या अज्ञात जो चीज़ों को हम नहीं जानते हैं या भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो इसमें वही चीज़ कह रहा है कि ऑप्शन डी जो है आपका इसमें सही आंसर है। 8 का डी, पाठ्य सामग्री का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। 9 क्या कहता है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है। देखिए क्या कह रहा है, कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है। प्राकृतिक नेचुरल या द्विभाषिक बायलैंग्वेज या सरल भाषिक ऑडियो लिंगुअल, ठीक, या प्रत्यक्ष डायरेक्ट। कहने का मतलब है क्या हो जाता है, डायरेक्ट। तो इसमें ना देना, देखिए अगर देते तो वो क्या होता है, एक नेचुरल होता है या द्विभाषी होता है या ऑडियो लैंग्वेज, मतलब कि बच्चा बोल भी रहा है सुन भी रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है कि प्रत्यक्ष डायरेक्ट, ठीक है। तो हम कक्षा में मातृभाषा को स्थान ना देना किस विधि की विशेषता है, वो जो आपका विशेषता है क्या है, ऑप्शन डी आपका प्रत्यक्ष। आपका ऐसा ऑप्शन है, देखिए अगर विशेषता अगर आप स्थान देते तो क्या होता, प्राकृतिक होता ना। हाँ भाई, बच्चा जो सीख के आ रहा है, जैसे घर में वो अपने परिवेश में बोल रहा है वैसे ही विद्यालय में बोल रहा है। द्विभाषी मतलब कि कभी वो मातृभाषा में भी बोल रहा है, कभी वो जो स्कूल में जैसे जनरली हिंदी या जिस लैंग्वेज में हम स्कूल में बात करते हैं उस भाषा में भी बोल रहा है। तो इसलिए आपका डायरेक्ट प्रत्यक्ष डायरेक्ट, ठीक है, ये चीज़ होता है। ये देखिए प्रत्यक्ष विधि क्या होता है कि इस विधि में बालक की मातृभाषा के बिना बनाए और अन्य भाषा सिखाई जाती है, ठीक है। मतलब कि मातृभाषा को जगह नहीं देखे, हम डायरेक्ट उसको जिस भाषा में पढ़ाना है उस भाषा में हम पढ़ाते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीज़ होता है आपका डायरेक्ट प्रत्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है, एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है। आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किस उपागम का प्रयोग करेंगे, बोले। इसमें कह रहा है कि एक अध्यापक होने के नाते आप एक बच्चे की उसके कुल भाषा प्रयोग के लिए प्रशंसा करते हैं। देखिए जो बच्चा, मतलब एक अध्यापक हैं आप और एक बच्चा के उसके कुल भाषा प्रयोग की आप प्रशंसा करते हैं यद्यपि उसने कुछ शब्दों की वर्तनी गलत लिखी है, ठीक है। वो गलत लिखा है कुछ शब्दों का वर्तनी, आप कक्षा में किस उपागम का प्रयोग करेंगे। मतलब आप बच्चों को फिर समझाने के लिए कि ये गलत है तो आप किस उपागम का प्रयोग करेंगे, बोलिए। इसमें कह रहा है आपको पहला ऑप्शन रचनावादी या समग्र भाषा या संरचनात्मक या संप्रेषणात्मक, किसका ये करेंगे। इसमें हम जो बात करेंगे वो समग्र भाषा का बात करेंगे। समग्र भाषा करने का मतलब है कि बच्चों को जो हम स्थिति के अनुसार क्या करेंगे, अध्यापक समग्र भाषा के उपागम का प्रयोग करेंगे, मतलब स्थिति के अनुसार, ठीक है। और ये भाषा क्या होता है, ये भाषा है कि विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, ठीक है। जो को समझना है उसकी समझ पर बल देती है। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक तरीका होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या करता है, बच्चों को या वाक्य से या शब्दों के संदर्भ में के साथ हम क्या करते हैं, संपूर्णता में पढ़ने और समझने के लिए बच्चों को हम क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। किस में, समग्र भाषा में। मतलब 10 का जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, एक भाषा अध्यापक क्या कह रहा है, एक भाषा अध्यापक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लिखने के लिए प्रोत्साहित करे क्योंकि स्वच्छंद लेखन के शिक्षार्थियों के लिए
लाभ है। क्या लाभ है देखिए, शिक्षार्थी लिखने या ना लिखने के लिए स्वतंत्र है, या शिक्षार्थी अपने प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के गुणधर्म समावेशित कर सकते हैं, या ये शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, या शिक्षार्थियों ये महसूस नहीं करते हैं कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक और उसकी तरीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। तो अगर इसमें आप बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में, अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे, ये कह रहा है ये शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ, देखिए है ना, और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सही बात है, आप बच्चों को क्या करेंगे, प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से उसको क्या करेंगे, लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कहने का मतलब है इसमें क्या कहता है, एक जो भाषा अध्यापक होता है ना, उसको ये चाहिए कि वो शिक्षार्थियों को स्वच्छंद लेखन के लिए प्रोत्साहित करे। ठीक है, क्योंकि स्वच्छंद लेखन जो होता है वो शिक्षार्थियों के लिए लाभ है ना। क्यों लाभ है कि शिक्षार्थियों को ये महसूस नहीं करता है कि कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना। कहने का मतलब है कि एकदम सटीक लिखना है या कुछ अधिक लिखना, उसको आप लिखने के लिए कहे हैं तो उसको जो मन है लिखना, एकदम फ्री होकर लिखता है। तो इसमें क्या करता है, बच्चा सही तरीके से सीखता है। तो ये ऑप्शन सी जो है आपका क्या होता है, ये शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ, ठीक है, ये शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। 11 का ऑप्शन सी जो है आपका क्या है, सही विकल्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अधिगम का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना होता है। देखिए ये अधिगम का एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें बच्चे को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया, देखिए हम बात किया गया है किसका, हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया जैसे बुद्धि का या तर्क करना, ठीक है, करना आदि का प्रयोग करना होता है। बुद्धि या तर्क, देखिए इंटेलिजेंस, हम एक चीज़ पढ़े थे फॉर ये प्याजे में चौथा और इसमें पढ़े थे, जब बच्चा 11 से प्लस इसमें होता है तब ये क्या करता है, उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है, उच्च स्तरीय प्रक्रियाओं को कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि प्रयोग करना, ठीक है, मौखिक अधिगम या संरचना अधिगम या अवधारणा अधिगम या आपका क्या होता है, गत्यात्मक कौशल अधिगम लिखना होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ना कि इस तरह का जो अधिगम होता है ना, ये किस तरह का अधिगम होता है, ये आपका अवधारणा अधिगम होता है। ठीक है, और अवधारणा अधिगम होता है, और देखिए और है कि इसमें जो आपका बात किया गया जैसे गत्यात्मक कौशल अधिगम, ये आपका क्या होता है, इसके द्वारा हम सिर्फ क्या करते हैं, अभ्यास के साथ गति को अधिक तेज से और सही रूप से निष्पादित करते हैं। अभ्यास के साथ गति को अधिक तेजी से, मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ हमको क्या कह रहा है, गति वति का कोई मतलब नहीं देना है। ठीक है, हमको यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करता है, तो वो क्या होता है आपका अवधारणा अधिगम होता है। ठीक है, मौखिक अधिगम क्या होता है कि इसमें सिंपल हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन सबसे पहले हरमन ए बिंगहॉर्न ने किया था, किसका, मौखिक अधिगम का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया था ना, सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो कौन किया था, हरमन ए बिंगहॉर्न। ठीक है, सबसे पहले प्रयोग यही किया था, किसका, मौखिक अधिगम का। ठीक है ना, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, मतलब कि मौखिक अधिगम क्या हो गया, हम बच्चों को मानसिक चित्र या संघों या गतिविधियों का उपयोग करके नई सामग्री का सक्रिय रूप से याद करने की प्रक्रिया है। ये मौखिक अधिगम के बच्चों को हम कुछ दिखा दिए या कुछ बता दिए। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, इसमें जो आपका 12 का जो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है, अवधारणा अधिगम। ठीक है, मतलब इसमें हम बच्चों को उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाएं जैसे बुद्धि या तर्क करना आदि का प्रयोग करना हम किसमें सिखाते हैं, अवधारणा अधिगम में। ठीक है, अवधारणा अधिगम ही क्या होता है, आपका कंसेप्ट लर्निंग होता है। ठीक है, जब कंसेप्ट मान के चलिए बच्चों को आए, आप बताइए आएगा तभी ना वो चीज़ों को कर पाए, यही होता है कंसेप्ट लर्निंग। ठीक है, अवधारणा अधिगम।
चलिए 12 नंबर का ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में सहायता करेगा? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास विद्यार्थियों में मौखिक भाषा के विकास में सहायता करेगा? रोल प्ले में भाग लेना, या अध्यापक के साथ पाठ्य सामग्री का संवेद पठन, या कविता को कंठस्थ कर लेने के बाद कविता का संवेद गायन, या नए या अपरिचित शब्दों के सही उच्चारण का अभ्यास करना। अगर आप देखिएगा कौन सा कक्षाई अभ्यास के लिए मौखिक भाषा, सबसे बढ़िया रोल प्ले में भाग लेना। बच्चा जब रोल प्ले में भाग लेगा ना, तो वहाँ क्या होगा, मौखिक भाषा का विकास में सहायता करेगा, बच्चा जल्दी अच्छे से सीखेगा, ठीक है, मौखिक भाषा। तो ये रोल प्ले में आप भाग लेना बच्चे के लिए सबसे सही उचित ऑप्शन है यहाँ पे। सर थोड़े की कविता याद करने दे, बच्चा आया सुना दिया, उसमें क्या सीखेगा? रोल प्ले में जल्दी सीखेगा ना। जब हम ये कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक है, तो इसका तात्पर्य देखिए क्या कह रहा है, भाषा यादृच्छिक है तो इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है? भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है? ऐसा नहीं है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अनंतरित संबंध है, या भाषा के शब्द और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं है। सही बात है। तो आपका क्या है कि इसका तात्पर्य है भाषा यादृच्छिक है, मतलब कि देखिए ये ऑप्शन सी जो है आपका इसमें सही आंसर है। किसमें? 14 में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। इसका ये मतलब होता है ना कि भाषा है, तो इसका देखिए इसका तात्पर्य ये होता है, इसका ये मतलब है कि भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच क्या होता है, निहित संबंध नहीं है, मतलब कि कोई उस तरीके से का संबंध निहित संबंध नहीं है, ठीक है। यादृच्छिक का अर्थ होता है जैसी इच्छा हो हम वैसा बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब निकाल के ही बोलना है, ठीक है। भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अनंत संबंध नहीं है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मतलब कि यादृच्छिक का मतलब है कि जैसी मेरी इच्छा है, जैसी बच्चे की इच्छा है बच्चा बोल रहा है, तभी तो चीज़ों को समझे। अगर आप उस पर नियम बांध दीजिएगा, नहीं भाई एकदम एग्जैक्ट बोलना है, तो फिर तो बोलेगा ही नहीं कुछ। तो 14 का आपका सी ऑप्शन सही है। और 15 क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15 क्वेश्चन कहता है भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? देखिए भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? क्या कहता है, विद्यार्थी के प्रगति रिपोर्ट कार्ड का प्राप्त फल लिखना, ऐसा है क्या? नहीं है भाई। योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना, या बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचारात्मक कदम उठाना। सही बात है। देखिए निदानात्मक, यहाँ देखिए ना, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि जो बच्चा समझ नहीं पाया ना, बच्चे को समझने में जो अंतर रह गया, हम क्या करते हैं, जानते हैं, उसके बाद उसका उपचारात्मक कदम उठाकर बच्चों को हम समझाते हैं चीज़ें, ताकि बच्चा को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे और बच्चा अच्छे से समझ पाए। देखिए कोई भी अगर हम कुछ भी मतलब क्लास में अगर कहता है ना कि साप्ताहिक हम टेस्ट ले रहे हैं या मंथली टेस्ट ले रहे हैं, तो उससे यही जानने का कोशिश करता है ना। अगर कहता है ना चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं, तो ये इसका कहने का यही मतलब है कि बच्चे को उस चैप्टर में कितना समझ में आया। अगर जिस बच्चे को समझ में नहीं आता है, हम उसको समझाने का कोशिश करते हैं कहाँ उसको दिक्कत आ रहा है, उसके बाद उसके लिए हम क्या करते हैं, उपचारात्मक कदम उठाते हैं। तो यही चीज़ है, ठीक है। 15 का ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? देखिए कथन सही नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा, कथन सही नहीं है। बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? तो उच्चारण का अभ्यास करने का, या शब्दावली के संबंध में, या शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने में, या अभिव्यक्ति की संवर्धन और वाक्यों का लय है। क्या है बोलिए? ये जो है आपका 16 का अगर देखिएगा तो 16 का सी, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने का, ठीक है। मतलब कि बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं, मतलब शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के तरीके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 में कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से देखिए प्राथमिक स्तर पर, देखिए प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए, या अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालय में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं, या पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तक की सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, या शिक्षार्थियों को बल साहित्य का विविध प्रकार के विविधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। देखिए 17 में प्रयोग सही नहीं है। प्रयोग सही नहीं है कहने का मतलब है इसमें आप ये कह सकते हैं कि पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों के सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ऐसा नहीं है। सर्वाधिक रूप से उपयुक्त करेंगे ना फिर तो क्या मतलब बच्चा सीखेगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक रूप से उपयुक्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें आपका सही जो आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन सी, मतलब पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। देखिए पुस्तकालय भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, ठीक है। अपितु पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। ये पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। ये पुस्तकालय का जो ये हम चीज़ प्रयोग किए यहाँ की कि उपयुक्त रूप से हो सकता है, ये प्रयोग ये सर्वपठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है, ये पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती है और इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहित करना होता है। पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य तो यही ना होता है कि ज्ञान और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। पुस्तकालय में आदर्श पठन का व्यवहार का प्रदर्शन किया जाता है जो सामान्यतः ध्वनि के साथ पठन के रूप में नहीं होता है, इस प्रकार का, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेरा जो ऑप्शन सी है वो आपका क्या है, 17 का सी सही विकल्प है, ठीक है। 17 का सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है 18 नंबर क्या कहता है, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता मास्टरी होनी चाहिए, किसमें निपुणता होनी चाहिए, ठीक है। सटीकता या ध्वन्यात्मक बोध, या डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, या ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, या दृश्य शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। तो 18 का अगर आप देखिएगा डिकोडिंग और भाषा की अवबोधन कहने का मतलब है 18 का बी आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। 18 का बी आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए इसका ये मतलब होता है ना कि डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में निपुणता मतलब मास्टरी होनी चाहिए। इसका यह मतलब है कि डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में व्यक्ति को भाषा के अर्थों को समझने, देखिए व्यक्ति को भाषा के अर्थों को समझने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता होती है, ठीक है। और डिकोडिंग व्यक्ति को लिखित और मौखिक रूप से संदेशों को समझाने में सक्षम बनाती है। डिकोडिंग जो है आपको क्या करता है कि व्यक्ति को क्या करता है, वो लिखित और मौखिक रूप से संदेशों को समझाने में सक्षम बनाती है, जबकि भाषा अवबोधन क्षमता उसे विशेष रूप से अक्षरों, शब्दों और वाक्य को समझाने और प्रयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति विभिन्न संकेंद्रित भाषाई परिस्थितियों में सहयोग कर सकता है और साक्षरता को अर्जित कर सकता है। क्या, किसमें, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में। 18 का बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में नहीं है। वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना नहीं है, सही नहीं है, देखिए नहीं है, ठीक है। संप्रेषण और अभ्यास के अवसर देना, या व्याकरण के संबंधित नियम करना, या व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करने का सिखाना, ऐसा नहीं है। 19 का जो है आपका डी, हम नियम का कंठस्थ करना नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
20 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? समग्र भाषा पद्धति या ध्वनि विज्ञान निर्देश या व्याकरण अनुवाद या स्थितिप्रक उपागम। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है? ध्वनि विज्ञान निर्देश। मतलब कि क्या करते देखिए, अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ध्वनि विज्ञान निर्देश। ठीक है, ध्वनि विज्ञान निर्देश, इसलिए ध्यान रखिएगा, ध्वनि विज्ञान निर्देश शिक्षण उदाहरण अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर क्या करता है? बल देता है। ये प्रक्रिया क्या होता है? ये प्रक्रिया आपका ध्वनि की उच्चम सामग्री और स्वर विज्ञान के सिद्धांत के आधार रखती है। ठीक है, और ध्वनि विज्ञान निर्देश में ध्वनि के प्रकार, उत्पत्ति, अवधारणा और अक्षरों के साथ उनके संबंध के बारे में जानकारी देती है। कौन? ध्वनि विज्ञान निर्देश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात किया है ना, देखिए, अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध। ठीक है, तो 20 का आपका क्या है? ऑप्शन बी जो है वो सही है। 21 की ओर बढ़ते हैं। कक्षा 3 में अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है? बोलिए, किस लिए है? स्वच्छंद बोलना या निष्कर्ष श्रवण या मौखिक प्रवाह अभ्यास या नियंत्रित मौखिक अभ्यास? बोलिए क्या है? 21 का अगर आप करिएगा, देखिए, कक्षा 3 के अपने सहपाठियों से सकना शब्द का प्रयोग संबंधित 5 प्रश्न पूछे। क्या तुम तैर सकते हो? गतिविधि ये प्रकार किस लिए है? ये प्रकार जो है आपका मौखिक प्रवाह अभ्यास है। ठीक है, क्या है? मौखिक प्रवाह अभ्यास है। ठीक है ना। 21 का आपका क्या है? 21 का जो है आपका सी आंसर क्या है? सही है, मौखिक प्रवाह अभ्यास है। अध्यापक का सकना शब्द का जो प्रयोग होता है ना, प्रयोग जो किया है वो योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछने के उद्देश्य से मौखिक प्रवाह अभ्यास को बढ़ावा देना है। ठीक है, इस प्रकार की गतिविधि में छात्रों को मौखिक रूप से संवाद करने का मौका मिलता है। ठीक है ना। और क्या होता है जिससे उनकी भाषा कौशल का विकास होता है। ठीक है, इसमें किस में? मौखिक प्रवाह अभ्यास में। इसलिए अध्यापक क्या कह रहा है? सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता के संबंधित 5 प्रश्न पूछिए। 21 का आपका सी जो है वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 22 में कहता है कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सर्जित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के मान्य लेखक हैं, या क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है, या क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई है, या क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्य चर्चा के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करती है। अगर आप 22 का देखिएगा, पहला ऑप्शन, क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के मान्य लेखक हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कक्षा 3 के अध्यापिका अपनी कक्षा को पठन कोना सर्जित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न, मतलब कि बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, पुस्तक का चयन कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे कठिन जो हो रहा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए किसको? प्रश्न को। तो हम कह सकते हैं ना कि क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने, सही बात है, और बाल साहित्य के मान्य लेखक है ना, क्योंकि कक्षा 3 की बात हो रही है ना बच्चा। तो इसलिए 22 का जो है ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन ए, 22 का ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 23 में कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थियों की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? देखिए मुख्य लक्ष्य से क्या कह रहा है? मुख्य लक्ष्य से संबंधित प्राकृतिक उपागम, या सरल भाषित विधि, या प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मतलब, या संप्रेषणात्मक उपागम। तो 23 का जो हम कह सकते हैं इसमें क्या हो सकता है? संप्रेषणात्मक, ठीक है, उपागम। 23 का कौन सा उपागम देखिए जीवन में वास्तविक परिस्थितियों की भाषा प्रयोग का मुख्य लक्ष्य से संबंधित है, संप्रेषणात्मक उपागम। तो 23 का हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। ये देखिए, ये संप्रेषणात्मक उपागम क्या है? ये
ये संप्रेषणीय दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि किसी भाषा को सफलतापूर्वक सीखना, ठीक है, वास्तविक अर्थ और संप्रेषित करने के माध्यम से आता है, ठीक है। इसका मतलब कि भाषा का उपयोग हम संदेश की स्पष्टता या संवेदनशीलता और प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और क्या होता है, इससे भाषा प्रयोगकर्ता और श्रोता या पाठक के बीच संवाद और सहयोग का मार्ग क्या है, प्रशस्त होता है, ठीक है ना। किस में, संप्रेषण उपागम में। तो 23 का जो है आपका ऑप्शन डी है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय भी काफ़ी हो गया है, ठीक है। एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, या संरचनाओं के नियमित अभ्यास करवाना, या नई शब्दावली का प्रयोग का अभ्यास करवाना, या सहपाठी के काम की जांच का कौशल विकसित करना। देखिए इसमें हम क्या कह रहे हैं, बच्चों को क्लास में कह रहे हैं भाई तुम उसका कॉपी लो, तुम उसका कॉपी लो, एक दूसरे का कॉपी जांच करो। तो इससे हम क्या करते हैं, सहपाठियों के काम की जांच के कौशल का विकसित कर रहे हैं, ठीक है। 24 का आपका ऑप्शन डी जो है, और सब जो ऑप्शन देखेंगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सब नहीं हो सकता है। यहाँ कह रहा सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना, ठीक है। तो आपका क्या है, 24 का जो है ऑप्शन डी आपका क्या है, सही आंसर है। 25 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 25 क्वेश्चन में कहता है बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, या मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास पर होता है। वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, या ने अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं। तो 25 में आप कह सकते हैं, देखिए क्या है, बुनियादी चरण पर, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है बोलिए। इसमें आपका जो 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपका होता है, क्या होता है बोलिए। इसमें आपका है कि वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, वे अपने हाथों से सक्रिय प्रयोग होते हैं। बुनियादी चरण का ना बात कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। अपनी कॉपी अक्षरों के बार बार ट्रेसिंग के बार बार लिखते हैं, ऐसा नहीं वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, ऐसा नहीं है। बार बार शिशु गीत गाना कोई मतलब नहीं होता ना। मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म ज्ञानात्मक कौशल का विकास पर होता है। तो 25 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। 26 की बात करेंगे। कक्षा 5 में एक विद्यार्थी कहती है मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। ये विद्यार्थी लेखन का किस चरण में है बोलिए। ये विद्यार्थी का प्रारूपण या प्रूफ रीडिंग या पुनः प्रारूपण या सहपाठी मूल्यांकन बोलिए, ये किस इसमें है। 26 का अगर आप देखिएगा यह प्रूफ रीडिंग होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम क्या किए, मतलब कि अपनी काम की अध्यापक को देने से पहले क्या करते हैं, एक बार अंतिम फाइनल रूप देखते हैं। तो वो मतलब क्या होता है, विद्यार्थी लेखन किस चरण में है। तो मतलब कहने का मतलब है प्रूफ रीडिंग में, ताकि जांचता है ताकि कहीं गलत तो नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या होता है, प्रूफ रीडिंग। और ये प्रूफ रीडिंग में मतलब मेन होता है, प्रूफ रीडिंग में क्या होता है ना कि प्रूफ रीडिंग यही होता है, इसमें क्या करता है, छात्र अपने लिखे गए कार्य की गलतियों और त्रुटियों को जांच करता है, ठीक है। मान के चलिए कुछ गलती है तो उसको सही कर लेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करता है। 26 का आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। ये विद्यार्थी लेखन का किस चरण में। चलिए तो सेम वही क्वेश्चन है, मतलब 26 ही क्वेश्चन है। तो प्रूफ रीडिंग मतलब 26 का ऑप्शन बी जो है आपका वो सही है। 26 का आपका ऑप्शन बी जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी
अपनी सहजता भाषा मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। देखिए नहीं करती है, जहाँ नहीं आए तो वहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा प्राकृतिक उपागम या सर्वभाषिक विधि या प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड या संप्रेषणात्मक उपागम। तो 27 में अगर आप देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है कि उनकी सहजता प्रोत्साहित नहीं करती है। वहाँ क्या था, ये जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ डायरेक्ट विधि। वहाँ क्या था कि एक क्वेश्चन और था इस तरीके का आया था। ठीक है, तो वहाँ भी डाइट था, लेकिन वहाँ पे कुछ और क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्या था, प्रोत्साहित नहीं करती है, मतलब नहीं करती है। तो भाई मातृभाषा वो भी क्वेश्चन वही था, मातृभाषा को प्रोत्साहित नहीं करती है। तो क्या है, ये आपका डायरेक्ट विधि। ऐसा थोड़े, अगर बच्चों को आप उसकी मातृभाषा में उसको सीखने का मौका दीजिएगा, अगर क्लास में उसको बोलने का अब छोटा बच्चा है ना, तो छोटा बच्चा तो जब घर से आएगा तो मातृभाषा, ऐसा थोड़े कि वो एकदम ऐसे माहौल में पैदा हो गया कि इंग्लिश में ही बोलना चालू कर। भाई उसका जैसा जो लैंग्वेज है वो उसी भाषा में क्या होता है, मतलब अपने आप को सहजता महसूस करता है कि नहीं हम बोलेंगे तो खुल के बोल पाता है वो। तो वही चीज़ होता है। इसलिए इसमें क्या करा, प्राकृतिक उपागम का मतलब नेचुरल मेथड, उसकी मातृभाषा, और सरल भाषा जो उसको बोलने में सही लगे, संप्रेषण उपागम और प्रत्यक्ष विधि क्या होगा आपका, इसमें सही आंसर नहीं होगा मातृभाषा में। ठीक है, मतलब प्रोत्साहित नहीं करती है। तो 27 का ऑप्शन जो सी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, एक अध्यापिका कक्षा 2 के, देखिए कक्षा 2 की बात कर रहा है, के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। ठीक है, कक्षा 2 के लिए, और निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है। अभी बिहार सरकार के स्कूलों में मतलब TLM मेला लगा था, जो जिस पंचायत का जो CRC होता है, जो पंचायत लेवल पे जो हाई स्कूल होता है, वहाँ पे सभी स्कूल के जो बच्चे आते हैं और अपना क्या करते हैं, TLM मेला प्रदर्शित करते हैं। मतलब वो कुछ बना के लाते हैं और उसके बारे में उसको समझाते हैं, और जिसका सही रहता है उसको क्या प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, तो ये सरकार की तरफ से एक पहल होता है। सरकार का स्कीम बहुत है, लेकिन अगर आप उसको सही ढंग से यूज कीजिएगा ना, लेकिन नहीं यूज होता, क्या कर सकते हैं। चलिए पहला अगर ऑप्शन देखिएगा, चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के लिए प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने के लिए प्राप्त अवसर दे। या आपको कह रहा है कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। या चयनित सामग्री अधिमानता स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिससे आसानी से बदला जा सके। बोलिए क्या होगा इसमें। अगर आप देखिएगा, इसमें एक ऑप्शन है आपको कि क्या है, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई होनी चाहिए। सही बात है, TLM मेला है ना, हेल्प टीचर उसको बता सकता है, लेकिन जो बनाएगा ना वो बच्चा ही बनाएगा। ठीक है, और क्या है, फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब है चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई होनी चाहिए और फिसलन से बचाने के लिए कुछ खुरदरी वस्तुएं होनी, ये मानदंड TLM के चयन के लिए सही नहीं है। ठीक है, क्या सही नहीं है, सही नहीं है। देखिए यहाँ ऐसा थोड़े है, मान के चलिए कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई होनी चाहिए, उसमें टीचर का भी हेल्प लिया जा सकता है, मदद से बना जा सकता है। और ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि भाई आप सिर्फ खुदरी, अब TLM बना रहा है, वो उसमें खुदरी हो या सॉफ्ट हो, उससे क्या लेना देना है वो बस। और यहाँ पे देखिए बोला है चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों को प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होनी चाहिए। सही बात है। और सामग्री ऐसी हो जो बच्चों की जिज्ञासा के साथ खोजबीन का प्रयोग करने के लिए प्राप्त अवसर दे। सही बात है। तो इसमें सही नहीं है, सही नहीं होने का मतलब है ऑप्शन सी जो है वो आपका सही नहीं है। और यहाँ क्या कहता है, चयनित सामग्री अधिकतमतः स्थानीय रूप से निर्मित और स्थानीय रूप से उपलब्ध हो, जिसे आसानी से बदला जा सके। सही बात है। 28 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है, नहीं है, इसे ध्यान दीजिएगा। 29 का बात करते हैं, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंदीय परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सर्जित किया जा सकता है। ठीक है,
कैसे किया जा सकता है। विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य को प्रदर्शन करके या रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके या मुख्यतः शिक्षार्थियों के अच्छे स्वास्थ्य या खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके या तपती हुई धूप में बाधा गतिविधियों को ना करके कि आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके। देखिए, रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वायत्त आनंददायक परिवेश और देखिए इसमें क्या है ना कि हम कह सकते हैं कि विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करना। तो 29 का आपका क्या है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया गया, हो सकता है कि हम कुछ चीज़ों को सही से नहीं भी समझा पाएंगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव यही था कि हम आपको अच्छे से समझा पाएँ और उम्मीद है कि आप समझे भी होंगे। अगर आपको कुछ समझ में आया होगा और अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो चीज़ों को बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है ना कि आप बार बार नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों का अध्ययन अच्छे से करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेन है हमको टर्म समझना है और वो चीज़ कहाँ से आएगा, वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आएगा बार बार। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। क्या है, मूर्त सिद्धांत या तकनीकी सिद्धांत या पाठ्यचर्चा सिद्धांत या प्रस्तुतिकरण सिद्धांत। देखिए नहीं है का बात किया है, अभिकल्पना नहीं। किस में, कौन सा बुनियादी चरण पर, देखिए बुनियादी चरण पर कौन नहीं है, तो मूर्त सिद्धांत। कहने का मतलब है कंक्रीट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कंक्रीट सिद्धांत जो है ये मूर्त सिद्धांत क्या, कंक्रीट ऐसा थोड़े है कि एकदम दे दिए चिपका भैया यही है तो यही है, ऐसा नहीं होता ना। कंक्रीट प्रिंसिपल, ठीक है, ये क्या होता है, ठोस उदाहरण या अनुभव से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये चीज़ में क्या करते हैं, ठोस उदाहरण देते हैं या उसको जो ठोस उदाहरण या नियम या अनुभव से उसको जोड़ते हैं, उसके बाद उपयोग करते हैं इसमें। ये मूर्त सिद्धांत कंक्रीट प्रिंसिपल यही कहता है। तो चलिए आज हम यहीं ख़त्म करते हैं चीज़ों को और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। आपको इस चैनल पे कंटेंट अच्छा से अच्छा दिया जाएगा और अभी शुरुआत है, कोशिश है और आगे इस कोशिश को अच्छे से आपको पूरा किया जाएगा, इसलिए आप अच्छे से समझें और चलिए खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ सही से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है।